I hope you remember we had started with the financial services. We have done fund based, fee based, and we started with banks, financial services, banks related. Yes, ma'am. We have done 4 points also. Okay, so uh, we have done with see banks providing financial services now. First was transaction services. I hope you remember we have done money transfer, Yes, custody services in which bank gives you uh, locker facility. Okay, and we have also done with credit card services. मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड एक वो कार्ड होता है जिसमें आपको दैट इज अ प्लास्टिक कार्ड एंड ये वो कार्ड होता है जिसमें हम लोग को क्रेडिट लिमिट दी जाती है मतलब आपके अकाउंट में 20,000 है बट आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं उससे ज़्यादा की पेमेंट कहीं पे भी आप कर सकते हैं बट उसके लिए आपको कुछ दिन दिए जाते हैं ओके तो अगर वो दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सो दैट बेसिकली दैट इज नोन एज क्रेडिट कार्ड सर्विस नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स मैंने आपको समझाया था आपको हार्ड कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पर्स है तो मतलब आप किसी को भी पेमेंट करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक पर्स के थ्रू कर सकते हैं ठीक है इट इज़ अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो स्मार्ट कार्ड आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं जैसे स्मार्ट कार्ड के जैसे होता है ये नेक्स्ट हमारा आता है रुपए इंट्रोडक्शन अभी आपको ना देखो जैसे हमारे पास वीजा कार्ड ये सब नहीं होते हैं वीजा रुपए कार्ड इसको ना हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये स्मार्ट कार्ड्स होते हैं सेम अगेन अभी देखो ये नाम अलग अलग है सिर्फ है ना इलेक्ट्रॉनिक पर्स रुपए इंट्रोडक्शन ये नाम अलग अलग है पर इनका जो बेसिक जो फंक्शन है ना वो सेम है मतलब ये पेमेंट को आई मीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को करता है या फिर पेमेंट करने में हेल्प करता है हार्ड कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सो रुपए एज एन इंडियन डोमेस्टिक कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट हाँ रुपए क्या है इंडियन डोमेस्टिक कार्ड है ये बाहर नहीं चलेगा स्कीम कंसीव्ड एंड लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है ये आपको लिखना पड़ेगा ये किसने लॉन्च किया था एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल पेमेंट्स ma'am. कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ठीक है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी मतलब ये ऐसा कॉर्पोरेशन है जो स्मार्ट कार्ड्स बनाती है ठीक है इट वाज क्रिएटेड टू फुलफिल आरबीआई's desire to have domestic open loop एंड मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया मतलब आप कहीं पे भी कितना भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कैश नहीं भी है तो ठीक है इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स जितना भी आपके जितनी भी बैंक इंडिया की हैं ठीक है उसका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को सपोर्ट करती है फैसिलिटेट करती है ठीक है ना एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉम्पीट्स विथ किसको कॉम्पीट करती हैं वो मास्टर कार्ड वीजा कार्ड है ना ये भी तो आपके स्मार्ट कार्ड्स ही हैं ठीक है इट वाज लॉन्च्ड ऑन कभी लॉन्च हुआ था डेट याद नहीं भी पड़ता है तो इट्स ओके 26 March 2012 NPCI entered into strategic partnership with Discover Financial Services ये भी इतना याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए कि किसने इशू किया था NPCI ने इशू किया था और क्यों इशू किया था टू हैव अ डोमेस्टिक ओपन लूप एंड मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए ना उसके लिए ये इशू किया था ठीक है इनेबलिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ रुपए ग्लोबल कार्ड्स on Discover Global Payment Network outside of India. ठीक है अभी इशूअर्स कौन कौन है इसके देख लो बैंक्स इन इंडिया आर ऑथोराइज्ड टू इशू रुपए डेबिट कार्ड और कोई इशू नहीं कर सकता सिर्फ बैंक्स इशू करके दे सकती हैं आपको ठीक है अगर आप उनके कस्टमर्स हैं तो और आप इनका यूज कहाँ करते हैं एटीएम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल एग्जाम्पल आपने मतलब कुछ खरीदा
तो आपने वहां पे कुछ पेमेंट करनी है, तो वहां पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल बोलते हैं उसको, पीओएस टर्मिनल्स। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब जैसे जैसे आपने अमेजोन से कुछ खरीदा ऑनलाइन, है ना, ये वेबसाइट मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब आपने कोई ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ खरीदा, ठीक है, कुछ बेचा, तो आप वहां पे भी रुपए कार्ड यूज, मतलब वहां पे भी रुपए कार्ड यूज हो सकता है। ठीक है, रुपए कार्ड्स आर एक्सेप्टेड ऑन ऑल एटीएम्स अक्रॉस इंडिया अंडर नेशनल financial switch and have a technology chip named Europay, Master and Visa। ठीक है, मतलब आप इंडिया में जितने भी एटीएम्स हैं वहां हर जगह आप अपना ये रुपए कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार ये भी छोटा सा डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है रुपए एंड मास्टर कार्ड में। देखो, पहला होता है प्रोसेसिंग फीस। ये ना सिर्फ विद इन इंडिया होता है, ये ट्रांजैक्शन रुपए कार्ड के, तो रुपए से पता चल रहा है ना, रुपए से ही पता लग रहा है कि ये इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ विद इन इंडिया होते हैं, तो जो सर्विस चार्जेस होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, very less as compared to Visa, Mastercard and others। Okay, for example, if a person does a transaction of rupees 2000, then banks will have to pay around rupees 250 when rupee is used, whereas the same transaction amount Visa or Mastercard will charge rupees 3.25 एक डॉलर के हिसाब से। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, इंटरनेशनल कार्ड्स इज प्रोसेस्ड इन द फॉरेन कंट्रीज विच इन्वॉल्व्स हायर चार्जेस। आई बात समझ में, विच हेल्प्स इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स फॉर वीजा, मास्टर कार्ड, whereas रुपए ट्रांजेक्शन वुड हैपन डोमेस्टिकली। मतलब वो इंडिया के लेवल पे चला है ना, रुपए कार्ड आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं यूज कर सकते। ओके, फास्टर ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ये भी तो बेनिफिट है क्योंकि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है ना, तो यहीं का यहीं पे ही है, मतलब ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएंगे फास्टर। वेरएज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मे बी 2-3 दिन लग जाए, पर रुपए कार्ड में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, हाँ ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन भी होता है, फ्लिपकार्ट आप कहीं पे भी है, कहीं पे भी उसका ब्रांच है तो भी फ्लिपकार्ट एक्सेप्ट करता है, अमेजोन, ईबे, जेबोंग, वॉलमार्ट, ये जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं आपका। ठीक है, क्वार्टरली क्वार्टरली फीस क्या है इसकी, ओ सॉरी, हाँ इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में उल्टा बोला मैंने, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में रुपए कार्ड नहीं एक्सेप्ट होता है, वीजा एंड मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है हर जगह पे, क्योंकि इंटरनेशनल कार्ड्स है वो, वेरएज रुपए कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे हैं ना, रुपए कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है, वेरएज वीजा एंड मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है। कहाँ पे, जहां भी आप बोलो, मतलब अगर आउटसाइड इंडिया भी उनका ब्रांच है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वेरस रुपए कार्ड नहीं करेंगे बिकॉज वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वार्टरली फीस, इसकी जो फीस होती है, वीजा एंड अदर बैंक्स हैव टू पे क्वार्टर फीस, वेरस रुपए कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब इसकी मुझे बार बार फीस भरनी नहीं पड़ेगी रुपए कार्ड की। ठीक है, साल भर में जो एक प्रोसेसिंग फीस होती है ना बस उतना भरना पड़ता है, दैट्स इट। एंड वीजा एंड मास्टर कार्ड की आपको क्वार्टर फीस भरनी पड़ती है, क्वार्टरली मतलब 3 months, every 3 months you have to pay quarter, every 3 months you have to pay fees। next is card type, रुपए ऑफर्स डेबिट कार्ड टाइप। हमारे पास जो रुपए कार्ड होता है ना वो डेबिट कार्ड होता है, मतलब उसमें हम जितना आपके अकाउंट में हो उतना क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं, विड्रॉवल लिमिट ले सकते हैं, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकेंगे आप। वेरएज वीजा एंड मास्टर कार्ड में ऑफ कोर्स दोनों, डेबिट कार्ड तो होता ही है ना, ऑफ कोर्स ये फीचर वो अवेलेबल करते ही हैं, क्योंकि बेसिकली जब वो स्टार्ट हुआ था ना स्मार्ट कार्ड, तब वो डेबिट कार्ड से ही शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे उन्होंने और एक सर्विस उन्होंने इसमें ऐड कर दिया कि हम इसमें आपको एक और फैसिलिटी दे देंगे क्रेडिट कार्ड्स की।
आई बात समझ में? तो रुपए कार्ड में कभी भी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, वेयर एज वीजा एंड मास्टर कार्ड में दोनों अवेलेबल होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good, good, very good. Next is international entry fee. Sorry, international credit cards have to pay entry fee for a part of their network, which is not case with रुपए कार्ड. देखो रुपए कार्ड में कोई एंट्री फी नहीं होती, बस वो जो प्रोसेसिंग फीस होती है ना, दैट इज ओनली द फी दैट यू हैव टू पे. देयर इज नो सच एंट्री फी टाइप दैट यू हैव टू पे. वेयर एज वीजा एंड मास्टर कार्ड में एंट्री फी होती है. तभी तो मैंने बोला वीजा एंड मास्टर कार्ड ज्यादा कॉस्टली होते हैं एज कम्पेयर टू रुपए कार्ड. मेंबर बैंक्स कौन कौन है रुपए कार्ड के? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. लेकिन जो वीजा एंड मास्टर कार्ड है वो इंक्लूड होते हैं स्मॉल बैंक्स, जो छोटे छोटे बैंक्स है ना वो भी इशू करते हैं वीजा एंड मास्टर कार्ड. ठीक है, ये था आपका रुपए कार्ड. अब आता है लेटर ऑफ क्रेडिट पे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑलरेडी. यू हैव कवर्ड दिस इन योर 12th स्टैंडर्ड आई सपोज. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. बैंक, हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज. हम पढ़ रहे हैं बैंक रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? यू गाइस टेल मी. लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक देता है. यस, और बैंक देते हैं. वेरी गुड. और कब देते हैं वो, मतलब ये कौन सा केस होता है जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है बैंक? कौन से केस? मंगाते तब. वेरी गुड. ओके, चलो अब मैं ना इसको एक एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ. समझो मेरी कंपनी है जो इंडिया में है और आपकी कंपनी है जो यूएस में. अब मुझे आपको कुछ बेचने हैं, बट आई डोंट ट्रस्ट योर कंपनी. ठीक है, मुझे ट्रस्ट नहीं है कि आप टाइम पे मुझे पैसा देंगे. ठीक है ना. तो क्या होता है, अब जब मैं आपको एक्सपोर्ट करूंगी ना, एक्सपोर्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बैंक को बोलेंगे कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करे. अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ध्यान से सुनो. आप जो यूएस में बैठे हैं, आप जाएंगे अपनी बैंक के पास, अपनी बैंक के पास, ठीक है, यूएस में ही, और अपनी बैंक को कहेंगे कि जो जो इंडिया की कंपनी है वो मुझे एक्सपोर्ट तब करेगी जब आप उनको गारंटी देंगे. अब गारंटी का मतलब क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे. लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? गारंटी देना. गारंटी क्या होता है? गारंटी क्या होती है कि बैंक पेपर डॉक्यूमेंट पे लिख कर देगी, साइन करके स्टैंप लगाकर, कि ये मेरा कस्टमर है, अगर इसने फ्यूचर में कुछ भी पेमेंट नहीं किया तो मैं बैठी हूँ. बैंक कहेगी आई एम देयर टू पे इफ द कस्टमर डज नॉट पे यू. In the future, if customer is in default, the bank is liable to pay when bank issues letter of credit. Credit means you are you are supplying goods on credit. That means you have to supply goods today, but then you will receive money maybe after 2 months, maybe after 3 months. That is known as credit period. So because of that credit period, you have a doubt. You have a doubt that if customer goes in default, then if my money is lost in the future, then who will pay me? So you do not want to take risk, and therefore this facility comes into picture. Letter of credit is a financial services, is it that type of financial service which gives you the guarantee from the bank. The bank gives you the guarantee, and whose bank gives you the guarantee? Customers banks gives you the guarantee. Customer banks gives you the guarantee that my customer's account is there with me, he is my customer, I have that much amount of money. If suppose he defaults, then I will be paying on behalf of my customer. So you will not be in loss. समझ में आया लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अब पढ़ो तो समझ में आएगा. देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर इशूड बाय बैंक टू इट्स एजेंट. ठीक है, बीच में एक एजेंट होता है
जो बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर एक्सपोर्टर को इशू करते हैं, ठीक है। या तो कस्टमर डायरेक्टली कर सकता है या तो एजेंट के थ्रू करा सकता है। देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ लेटर इशूड बाय बैंक टू इट्स एजेंट और कस्टमर्स ईदर एट होम और अब्रॉड। मतलब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो सकते हैं और अब्रॉड ट्रांजैक्शंस में भी इशू हो सकता है। रिक्वेस्टिंग टू एडवांस टू द पर्सन नेम्ड इन इट, मतलब उसमें कौन सा पर्सन है उसको उसको लिखकर बताएं कि इसको आप पेमेंट कर दीजिए, इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, इसको आप सेल कर दीजिए, ये मेरा ही कस्टमर है, ये पैसे खाएगा नहीं। अगर अगर इन केस ये पैसा डिफॉल्ट हो भी गया, मतलब लॉस हो भी गया, तो मैं हूँ भरने के लिए। सो अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ चार्ज ऑफ अमाउंट एडवांस टू अकाउंट ऑफ लेटर, मतलब जिस पर्सन के नाम पे ये अमाउंट है ना, उस पर्सन का अमाउंट सेफ होगा, कहीं भी लॉस नहीं होगा। इट इज अ सॉर्ट ऑफ गारंटी गिवन बाय अ बैंक टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मतलब अनदर पर्सन मतलब कस्टमर, जो बैंक का कस्टमर है, जो इम्पोर्टर है। तो आप किस बैंक इंपोर्टर को गारंटी देते हुए, मतलब सॉरी, इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर को गारंटी देता है कि आपका पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं। आई बात समझ में? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन डोमेस्टिक मार्केट फॉर फाइनेंसिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यस, डोमेस्टिक मार्केट पे भी यूज हो सकता है। इंडिया का इंडिया में ही आपको कहीं पे बेचना है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है, तो आप समझो मैं महाराष्ट्र में, आप गुजरात में, तो आप गुजरात में जो आपकी बैंक है, आप उससे बोलेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, ठीक है। तो अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा ना, तब तक मैं आपको एक्सपोर्ट नहीं, मतलब आपको सॉरी सेल्स नहीं करूंगी। आई बात समझ में? ये क्या बोलने की ट्राई कर रहा है? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस विच हेल्प्स द ट्रेडर्स टू इंक्रीज देयर बिजनेस। ऑफ कोर्स, अब मैं जब तक आपको सेल नहीं करूंगी, जब तक मुझे ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलेगा आपकी बैंक के थ्रू, इसका मतलब ये फाइनेंशियल सर्विस हो गई ना मेरे लिए। मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जितने लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करेगी उतना मेरा बिजनेस बढ़ेगा, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन योर लेटर ऑफ क्रेडिट until you give me, you as a bank, until you give me a guarantee, how will I export, how will I sell? Because you are giving me a guarantee on my supply of goods and services, ठीक है। और इसके लिए बैंक क्या चार्ज करती है? कमीशन, फीस, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। किससे चार्ज करेगी? इंपोर्टर से, एक्सपोर्टर से थोड़ी चार्ज करेगी। इंपोर्टर ने सर्विस लिया था ना लेटर ऑफ क्रेडिट का, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्लियर है? ओके, गारंटी। अब गारंटी भी वही होता है, देखो सेम ही होता है, बट ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं होता है, सिर्फ परचेज एंड सेल में नहीं होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के बीच में किसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है किसी को, तो थर्ड पार्टी के साथ अगर आप समझो, ऐसे भी होता है, आप ना कुछ प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और सामने वाले को प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन पैसा इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं वो लोग। तो अब पता नहीं कौन इंस्टॉलमेंट कब तक पे कर रहा है, कब तक नहीं पे करे, फिर डिफॉल्ट हो जाए, पैसा नुकसान हो जाए, फिर वो हाथ खड़ा कर दे कि इंस्टॉलमेंट नहीं भरी जा रही है, या ना भरे, आगे फ्यूचर में वो ना भरे। तो ऐसे केसेस में ना बैंक स्टैंड्स एज अ गारंटर, ठीक है। बस वही केस है, यहाँ पे सिर्फ परचेज एंड सेल का लिमिट नहीं होता है, ठीक है। देखो, गारंटी इज अ सिक्योरिटी गिवन बाय बैंक्स टू थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब आपका कस्टमर, बैंक का जो कस्टमर है, वो रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो दूसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी है, उन्हें आप गारंटी दे दीजिए कि मैंने टाइम पे पेमेंट करनी है। सो गारंटी इज अ सिक्योरिटी गिवन बाय बैंक टू द थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर्स। अपने कस्टमर से रिलेटेड आप थर्ड पार्टी को, आप मतलब बैंक, आप थर्ड पार्टी को एश्योरेंस देते हो कि मेरा कस्टमर है, ये पैसे नहीं डूबेंगे आपके, आप इनको बेशक जो भी ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो इनके साथ कीजिए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस
और डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब अगर मेरे कस्टमर ने डिफॉल्ट किया, पैसा नहीं देंगे टाइम पे, तो मैं लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको कहते हैं श्योरिटी। इसका दूसरा नाम होता है श्योरिटी, बट इसे गारंटी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर, उसको क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे उससे पैसे देने हैं ना फ्यूचर में। ठीक है। एंड द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड डेटर, प्रिंसिपल डेटर। मतलब जिसके बिहाफ पे बैंक आपको दे रही है ना गारंटी, वो कस्टमर जिसके बिहाफ पे आपको दे रही है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल डेटर। मतलब जो फाइनली पेमेंट करने वाला है वो आपका कस्टमर है, बैंक का कस्टमर जिसको पेमेंट करनी है। जिसने नहीं की तो सेकेंडरी डेटर कौन बन जाएगा? बैंक। पर प्रिंसिपल डेटर तो वही है ना, डेटर मतलब जिसको पैसे भरने हैं। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहला अपेक्स पोजीशन पे डेटर तो वही है ना, सबसे पहले तो वही भरेगा। अगर वो नहीं भरेगा तो बैंक भरेगा उसके ही अकाउंट में से। बैंक भी अपनी जेब से नहीं भरती है, उसके ही अकाउंट में से भरती है। ठीक है, पर वो तब जब डेटर खुद नहीं भरता। ठीक है, और इसके लिए बैंक क्या चार्ज करती है आपसे? फीस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज। अब ये सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज क्या होते हैं? लेट अस हैव अ लुक एट दिस। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स रिलेटेड सर्विसेज। अब फर्स्ट होता है शेयर्स, डिबेंचर्स। सिर्फ शेयर्स नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मतलब जो भी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो भी आप किसी भी तरीके में इन्वेस्टमेंट में डील कर रहे हैं ना, उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं ना, उसे सिक्योरिटीज बोला जाता है। अब सबसे पहला होता है सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज क्या होता है? बैंक्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। देखो, बैंक के पास है ना फंड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम नहीं होते हैं। सम बैंक्स हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रिसेंटली, हाउएवर इट इज एप्लीकेबल टू अ फ्यू ट्रांजैक्शंस। जितने भी बैंक्स के पास, थोड़े थोड़े बैंक्स के पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, लेकिन वो बहुत कम लेवल पे। ठीक है। ऑल्दो ऑन सिक्योरिटी डिलीवरी and receipt side, Indian clearing and settlement is at par with modern markets in the world. अभी नया इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया जिसे कहते हैं इंडियन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज आपको देती हैं। ठीक है। अभी आपको पता होगा कि आजकल है ना, हम जो शेयर्स डिबेंचर्स में परचेज सेल करते हैं, सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, अब आपको फिजिकल, मतलब देखो बैंक के पास डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। अम, आप उसके लिए ना आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आपको पता है डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखो, डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन। अब ये डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? मतलब आपको जो शेयर्स है ना, वो खरीद कर फिजिकल मटेरियल के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में उसको रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एनीवे सारे लोग क्या करते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स को फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते। अब है ना, कंपनीज आपको क्या देती हैं? ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या बोलते हैं उसको, मोड के थ्रू आपको ट्रांसफर करती हैं कि अब आपने खरीद लिया, आपके नाम पे हो गया। तो उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज। लेंडिंग मतलब आपको है ना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसमें, और शेयर्स जो आपने खरीदे, अब ऑनलाइन आप डील कर रहे हैं उसमें। मतलब आपके पास फिजिकल शेयर्स नहीं है। फिजिकल शेयर्स का मतलब होता है आपके पास इन हैंड फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट नहीं होता है शेयर्स का। अब तो क्या होता है? तो आप है ना बैंक्स के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ब्रोकिंग फर्म्स के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जिसके जरिए आपके पास जो आपको है ना वो सर्विसेज देते हैं। कौन सी? सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विसेज, थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कौन देते हैं ये सर्विसेज आपको? बैंक्स।
और आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये सर्विस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज की। हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटीज के बारे में, हम किसी और चीज के, डीमैट अकाउंट सिक्योरिटीज का होता है। शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, अब बेचना है, ठीक है, तो खरीदना बेचना ये जो चल रहा है ना, ये डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है ऑनलाइन। आई बात समझ में? और बैंक्स इसके लिए आपसे क्या चार्ज करती हैं, कमीशन। आई बात समझ में? इसके लिए आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होगा तो डीमैट अकाउंट खुलेगा ना। आई बात समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटीज क्लियरिंग सर्विसेज। अब देखो, क्लियरिंग मतलब सेटलमेंट, पेमेंट सेटलमेंट्स, जो हम पेमेंट करते हैं ना, ये वो बात कर रहे हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट वाज बेसिकली पेपर बेस्ड। पहले क्या था, ये पेपर बेस्ड था। तो पहले नहीं था डिमेटलाइजेशन, पहले नहीं था, पहले पेपर बेस्ड था। मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन मैं नहीं खरीद सकती थी, जाके मार्केट में फिजिकल शेयर्स खरीदने पड़ते थे। अब उसके साथ मुझे ऑन पेमेंट भी करनी पड़ती थी जाकर, ठीक है, कैश पेमेंट जिसको कहते थे। लेकिन अब नहीं होता ऐसा, अब डीमेटलाइजेशन हो गया, यानी कि पेपरलेस ट्रेडिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पेपरलेस, पेपर नहीं, पेपरलेस है वो, पेपरलेस मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग has been introduced in the security market. Therefore, स्टॉक एक्सचेंजेस ने अब जो नया नया शुरू किया है वो है क्लियरिंग हाउसेस विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे उसकी पेमेंट और रिसीव कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये ये क्लियरिंग हाउसेस होते हैं। क्लियरिंग हाउसेस है ना, अलग से एक वो कह नहीं सकते हम लोग, एक अलग बिल्कुल, आपने ना ब्रांच ही अलग बना दी जिस जो है ना सिर्फ ये काम देखेगा, एक यूनिट ही अलग बना दिया बैंक का जो सिर्फ ये काम देखेगा, क्लियरिंग हाउसेस का, सेटलमेंट्स का, पेमेंट कितनी लेनी है, कितनी कर ली, किसने एडवांस पेमेंट कर ली, एंड एक्सेट्रा। Clearing of securities and money in few segments have become smoother due to introduction of security clearing system. ये क्लियरिंग सिस्टम, क्लियरिंग हाउस क्या देखते हैं, पेमेंट सिस्टम देखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, कितना किसका पेमेंट रहा हुआ है, कब रिसीव करना है ना, कब किसी को अमाउंट पहुंचाना है, दे देना है, किसी ने बेच दिया तो अमाउंट पे करना है उनको, दैट वे। NSE, BSE, NSE has also floated National Security Clearing Corporation Limited for providing clearing of securities. मतलब ये अभी तो NSE पे भी अवेलेबल है, BSE पे भी अवेलेबल है, मतलब आपको कहीं जाकर पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपके पास ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल होते हैं, क्लियरिंग हाउसेस कहते हैं इसे, ठीक है। वैसे ही जैसे क्लियरिंग हाउसेस होते हैं ना, वैसे सेटलमेंट हाउसेस होते हैं। सेटलमेंट हाउसेस इसे ना T+2 सेटलमेंट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट हैज इंट्रोड्यूस्ड रोलिंग सेटलमेंट। खरीदना बेचना, अभी आपका सिर्फ खरीदना नहीं है, सिर्फ बेचना नहीं, खरीदना बेचना चालू है। देखो, पहले खरीद लिया, फिर बेच दिया, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए दूसरे बेचकर, तो सेटलमेंट करना पड़ेगा ना कि इस कंपनी का इतना बेचा, दूसरी कंपनी का इतना खरीदा, तो फाइनल सेटलमेंट कितनी करनी है वो देखो आप, इसे कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट इन द मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज। Indian stock market has switched over T+2 settlement system from April 2003. ये ना ज्यादा आपको बेटर सर्विसेज देता है T+2 with online services, ठीक है, with the dematerialization and separate clearing and settlement mechanism। अब क्योंकि आपको पता है डीमेटलाइजेशन हो गया है, सेपरेट क्लियरिंग हाउसेस ओपन हो गए हैं, सेटलमेंट मैकेनिज्म्स ओपन हो गए हैं, इसलिए इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स, जितने भी इंडिया में सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, हैव बीन पुश्ड टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और ये T+2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंडियन बैंक्स प्रोवाइड सेटलमेंट सर्विसेज टू स्टॉक मार्केट। अभी किसे सर्विसेज देते हैं, स्टॉक मार्केट। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज। तो सिक्योरिटी में स्टॉक्स ही तो होते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब स्टॉक्स ही तो हैं आपके। तो ये जो सेटलमेंट सर्विसेज होती हैं, किसको सर्विस दे रही हैं, ये किसके लिए ओपन हुई है सेटलमेंट सर्विसेज, स्टॉक मार्केट के लिए, कि अगर आपने शेयर्स खरीदना बेचना है तो आप सेटलमेंट सर्विसेज आपको मिलेंगी, ठीक है।
देखो लिखा भी हुआ है, सेटलमेंट ऑफ मनी मीन्स दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट दैट हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। मैंने आपको बोला ना, कभी आपको रिसीव करना है तो कभी आपको पेमेंट करनी है, तो सेटलमेंट सिस्टम आपको हेल्प करते हैं। एंड ये कौन होते हैं सेटलमेंट के लिए, कौन होते हैं, मिडिल मैन होते हैं। बैंक्स आर एक्टिंग एज अ मिडिल मैन इन द सेटलमेंट सिस्टम। ये बैंक्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बैंक्स अपॉइंट करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स जो आपको एज अ मिडिल मैन, सर्विस एजेंट बोल सकते हैं हम, जो आपको सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इसके लिए बैंक्स आपसे क्या लेते हैं, फीस और कमीशन। आया समझ में? Yes, ma'am. सिक्योरिटी ट्रेडिंग सर्विसेज। आप ट्रेडिंग मतलब, देखो अब ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व हो गए। मतलब जो जो ब्रोकर्स जो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना लोगों के लिए, अब मैं ब्रोकर हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, आपके नाम पे बहुत बल्क में, अब जो मुझे बहुत सारे कस्टमर्स है तो बहुत बल्क में मुझे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बल्क में, जब भी ब्रोकर की बात करूं मतलब उनका बिजनेस ही बल्क लेवल पे होता है, तो बल्क में मुझे सिक्योरिटीज खरीदनी है बेचने, तो उसके लिए मुझे सिक्योरिटी ट्रेडिंग सर्विसेज दी जाती है। मतलब बल्क में मैं अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, ब्रोकर्स डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योर एंड अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। समझ आया? मैं यहाँ पे कस्टमर रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे ब्रोकर रिलेटेड बोल रही हूँ। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है क्लियर कट, सम बैंक्स हैव इन्वॉल्वड इन सिक्योरिटी ट्रेडिंग इन इंडिया, दे हैव स्टार्टेड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग बिजनेस। मतलब बैंक्स क्या करेंगी अभी, कस्टमर्स के बिहाफ पे ब्रोकिंग बिजनेस कर लेंगे, मतलब कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स और डिबेंचर्स सिक्योरिटीज खरीदेंगे बेचेंगे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने ये सर्विस शुरू की, एचडीएफसी बैंक ने सर्विस शुरू की, है ना। अदर बैंक्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस, धीरे धीरे तो सारी बैंक्स ही आ रही हैं इस प्रोसेस में। तो इसमें बैंक करती क्या है, बैंक बिकम ब्रोकर्स, बैंक एक्ट्स एज एन ब्रोकर एंड कैरी आउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। क्योंकि कस्टमर्स को नॉलेज नहीं है, इसलिए कस्टमर्स बैंक्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे सेल करो, बाय करो। तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग सर्विसेज बोलते हैं उसे। और इसके लिए बैंक आपसे क्या चार्ज करती है, फीस। आई बात समझ में? इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई थिंक हम आज के लिए इनफ है, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा, अभी बहुत सारे हैं सिक्योरिटी रिलेटेड में, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, ठीक Yes, है। ma'am.